साथियों, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ जो युद्ध चल रहा है इजराइल में, उसके विषय में बात करूं कि आखिर इसके पीछे समस्या क्या है। साथियों, वैसे तो लिटरेचर बहुत बड़ा है, अगर इसे समझाया जाए तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन आज जो तरह तरह से लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, समाचारों में सुन रहे हैं, सब अपने तरह तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं और एक ये काफ़ी लंबी कहानी है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मन में आया कि उनके साथ इस विषय में बातचीत की जाए और बहुत ही सरल और संक्षिप्त शब्दों में इसके पीछे जो बात है, कारण है, उस पर जाया जाए। तो साथियों, सरल शब्दों में अगर हम एक उदाहरण से समझाएंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साथियों, एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहूदी, ज्यूस। साथियों, उस व्यक्ति ने जब वो रिटायर हुआ, उसके बाद उसने अपना एक मकान बनवाया। वो मकान 2 मंजिल का था, 15-20 कमरे थे उसमें। उसके बाद उसने फैक्ट्री बनवाई, खेती योग्य जमीन की, और एक बड़े हिस्से में उसके और उसके परिवार के लोग वहां रहने लगे, अपना कारोबार करने लगे। साथियों, उसके बाद अचानक कहीं से मुस्लिम नाम का व्यक्ति आया अपने परिवार और अपने तमाम कुनबे के साथ। उसने उस यहूदी के कारखाने में कब्जा कर लिया, उसके खेतों पे कब्जा कर लिया, और उसका जो जगह जगह कारोबार फैला हुआ था वहां सब कब्जा कर लिया। और वो जो मुस्लिम नाम का व्यक्ति था, वो चारों तरफ कब्जा करके बैठ गया। और एक दिन ऐसा आया जब उसने यहूदी नाम का जो भवन था, जिसमें कमरे थे, जो 2 मंजिल का मकान था, उसमें भी कब्जा कर लिया। और परिणाम यह हुआ कि उस मकान से यहूदी नाम के व्यक्ति को भागना पड़ा अपनी जान बचा के। साथियों, कई बार उसने कोशिश की कि उसे अपनी संपत्ति या अपने मकान में दोबारा कब्जा मिल जाए, लेकिन जब हर बार वो ऐसा प्रयास करता था तो वो मुस्लिम नाम के व्यक्ति अपने तमाम कुनबे के साथ उसको भगा देते थे। साथियों, इसी दौर में ईसाई नाम का एक व्यक्ति आया जो काफी मजबूत था। उसके परिवार में एक बहुत बड़ी संख्या थी। उसने साथियों मुस्लिम के उस मकान पर कब्जा कर लिया जिस मकान पर कभी यहूदी नाम का व्यक्ति रहा करता था और जिस मकान को यहूदी नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। साथियों, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का अंत हुआ और वो जो ईसाई नाम का व्यक्ति था जिसने उस मकान पे, यहूदी के मकान पे कब्जा कर रखा था, उसने उस कब्जे को छोड़ने की सोची। इस समय यहूदी नाम का व्यक्ति उस ईसाई नाम के व्यक्ति से मिला और उसने कहा, भाई मुझे कुछ तो हिस्सा दिलवा दो। और फिर तरस खाकर उस ईसाई नाम के व्यक्ति ने उसे बुलाया और उस मकान के 2 कमरे में उसे रहने का अधिकार दे दिया। हालांकि यहूदी के मन में काफी अफसोस हुआ कि मेरी तो काफी बड़ी जगह थी जहां मैं रहा करता था, मेरे कारखाने थे, मेरे खेत थे, मेरे खलिहान थे, मेरा और कारोबार था, सब कुछ चला गया।
लेकिन फिर उसने संतोष कर लिया कि कम से कम 2 कमरे तो मिले मकान में मुझे, और 2 मंजिले के उसी 2 कमरे में वो रहने लगा। साथियों, समय बीता और जो इस्लाम नाम के व्यक्ति थे, जो उस मकान के चारों तरफ आबाद थे, उस मकान में भी आबाद थे, वो साथियों रोज रोज तंग करते थे उस यहूदी नाम के व्यक्ति को। जब कभी भी वो सीढ़ियों से उतरता था, गेट से बाहर जाता था, तो उसे तंग करते थे, सर पे कफन बांध के रखते थे और बीड़ा उठा लिया था कि इन 2 कमरों से तो इसे निकलना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो निकलेगा। और जो ये कसमकस पहले जारी थी वो आज भी जारी है। अब साथियों, आप समझ गए होंगे कि फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच जो युद्ध चल रहा है, यहूदी अपने एक जमीन के छोटे से टुकड़े में बैठे हुए हैं, जिसको उन्होंने कभी खो दिया था। उनके धार्मिक महत्व का जो टुकड़ा था, उसमें जो भी बना हुआ था वो सब नष्ट कर दिया गया, एक दीवार मात्र बाकी है। और आज हालत यह है कि वो अपनी पहचान को भी नहीं बना पा रहे हैं। साथियों, ये कहां का न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि आखिर झगड़ा क्या है। झगड़ा यह है कि यहूदियों ने अपनी खोई हुई जमीन, जहां से उनका प्रारंभ हुआ, उसका एक छोटा सा टुकड़ा दोबारा पाने में वो सफल हुए, लेकिन ये लोग उस टुकड़े को फिर से छीनकर उन्हें बेदखल करने में लगे हैं, और यही लड़ाई की जड़ है। साथियों, अब हम बात करते हैं गाजा और वेस्ट बैंक की। साथियों, आप समझते होंगे कि शायद गाजा और वेस्ट बैंक कोई दूसरा देश है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। जैसे एक समय भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन में पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी 2 देश बना दिए गए, उसी तरीके से इजराइल ने एक समझौते के अंतर्गत अपने ही क्षेत्र में 2 ऑटोनोमस क्षेत्र बनाए। एक था वेस्ट बैंक, दूसरा था गाजा पट्टी। ये साथियों इजराइल ही है। बस समझौते के तौर पर इजराइल ने कहा कि इस पर जो बाहरी कानून है वो इजराइल का होगा, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है वो वहां के रहने वालों की होंगी। और तब से आज तक वहां के जो रहने वाले हैं उनकी अपनी पूरी व्यवस्था है, अपना झंडा है, अपना संविधान है, अपना कानून है, अपना सब कुछ है, अपने चुनाव हैं। लेकिन उसके बाद जो बाहरी नियंत्रण है वो इजराइल का है। साथियों, वेस्ट बैंक में तो इजराइल ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, अपने कंट्रोल स्टेशन, अपनी चौकियां बना रखी हैं। लेकिन साथियों, गाजा में ऐसा नहीं होने दिया गया। अगर आप इजराइल के नक्शे को ध्यानपूर्वक देखें तो एक तरफ वेस्ट बैंक है और एक तरफ गाजा है। गाजा बहुत छोटा सा हिस्सा है और बीच में पूरा इजराइल का हिस्सा है जो इजराइल के पास है। वैसे तो वेस्ट बैंक, इजराइल और गाजा ये तीनों इजराइल ही हैं, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में ऑटोनोमस होने के कारण वहां के लोगों की अपनी सरकार है
और अपनी व्यवस्था है, लेकिन बाहरी मामलों में इजराइल की ही व्यवस्था है, क्योंकि इजराइल ही वो देश है। तो हम कह सकते हैं कि एक देश के अंदर दूसरा देश। तो साथियों, हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। साथियों, एक वहां पर लैंड थी, अभी जो विवाद हुआ उस पर कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश से बेदखली होनी थी। साथियों, जब यहूदी वहां से बाहर गए तो उनके मन में वापस लौटने की चाहत थी, और इसी चाहत के वजह से उन्होंने इजराइल के अंदर जमीनें खरीदी अरबी लोगों से, और अरबी लोगों ने दुगनी तिगनी चौगनी काफी ऊंची कीमत पर यहूदी लोगों को जमीनें बेची। और उनमें से एक जमीन का झगड़ा है। साथियों, जब जमीन ये खरीदी गई थी जिस पर झगड़ा है, तो इस पर लिखा पड़ी हुई थी, रजिस्ट्री हुई थी, सारे जो कानूनी जो साधन थे वो सब अपनाए गए थे। चूंकि वो लोग बाहर रहते थे इसलिए उन्होंने किराए पे दे रखा था। काफी समय तक उसका ये किराया अदा करते रहे, लेकिन बाद में किराया देने से भी इनकार कर दिया, और जब कोर्ट से खाली करने का आदेश हुआ उसके बाद भी खाली नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस धरती पर जन्म सिद्ध अधिकार वहां के रहने वाले का है। ये जमीन साथियों शेख जर्राह एक जगह है वहां पर स्थित है, जो सिमन हज तस्दीक और नहालत सिमन कंपाउंड है उसके पास है। साथियों, अरबियों से यह जमीन 1876 में यहूदियों ने खरीदी थी। और साथियों, यहीं से झगड़े की शुरुआत है। बेदखली के लिए जब लोग गए, उन पर पत्थर चलाए गए, और फिर इस विवाद में कूदा आतंकी संगठन हमास। साथियों, एक विवाद की और जड़ है। एक छोटा सा क्षेत्र है जो धार्मिक रूप से यहूदियों का क्षेत्र है, 30-32 एकड़ की जगह होगी। साथियों, उस पर बार बार उसको नष्ट किया गया। जब ईसाईयत आई तो ईसाईयत ने भी उसी जगह को चुना और यहूदी के बने हुए निर्माण को नष्ट किया। उसके बाद जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने भी वही जगह चुनी और वहां पर यहूदियों के निर्माण को नष्ट किया। अब साथियों, जब फिर से वहां पर इजराइल काबिज है तो पुराने निर्माण की एक दीवार मात्र रह गई है, जिसको पवित्र दीवार कहते हैं। अब साथियों, यहूदी अपने ही देश में, अपने ही जगह पर अपना निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो उनकी पवित्र जगह है उसके ऊपर मुस्लिमों का निर्माण है, जिसको अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं। अब समस्या यह है कि अपनी ही जमीन पर, अपनी ही जगह पर वो किस प्रकार से अपने पुराने निर्माण को फिर से ताजा कर सकें। इस पर कई बार विवाद हुआ और यह समझौता हुआ कि उस जगह पर यहूदी भी प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करते रहें। लेकिन होता यह है कि जब जब यहूदी वहां प्रवेश करते हैं उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। यह भी एक विवाद की जड़ है। अब साथियों, आप भी यही सोचें, भारत में बाबरी मस्जिद के लिए
यहाँ पर जो दृश्य हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो था, आज वही दृश्य अल अक्सा मस्जिद का है। वहां पर किसी तरह यहूदी अपना निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं चाहते कि वहां पर किसी भी तरीके का यहूदियों का निर्माण हो। और दूसरा कारण है कि जो उस मकान में 2 कमरे दिए गए हैं, यानी इजराइल नामक जो जगह दी गई है यहूदियों को, जो कमरे दिए गए हैं, उन कमरों से भी कफन बांधकर उनको बाहर करने में लगे हैं और कहते हैं कि पूरा फिलिस्तीन मुसलमानों का है। साथियों, सबसे पहले यहूदी आए थे। आज का जो मक्का शहर है वहां पर उनका काफी व्यापारिक कारोबार था। आज का जो मदीना है वो यहूदियों का ही बसाया हुआ है और इन यहूदी से ही इस्लाम नाम का मजहब पैदा हुआ और इसका शिकार सबसे पहले यहूदी ही हुए। साथियों, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज इजराइल सामने खड़ा हुआ है। चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है जो उसको बिल्कुल भी रहना देने नहीं चाहते और पूरा दबाव में है कि किसी तरह वो भाग जाए, और इसकी उन्होंने कसम खा रखी है। लेकिन साथियों, इन मौलवियों में और यहूदियों में बहुत फर्क है। यहूदियों ने सैकड़ों साल अपने वतन से बाहर रहकर अपने राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत अपने वतन के सपने देखे हैं, काफी पढ़ाई लिखाई की है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी ही थे। काफी अपनों की हत्याएं होते देखी है, दर दर भटकते रहे और आज वो इतना मजबूत, इतने पढ़े लिखे, इतने शिक्षित, इतने विज्ञानी कि आज उसी अपने हुनर की वजह से वो एक छोटे से इलाके में रहकर दुनिया में उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। और दूसरी तरफ इन जाहिलों की फौज है जिनके पास कुछ नहीं है पत्थर के सिवा। इनका अपना बनाया कुछ नहीं है इनके पास। इनकी कोई भी वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है। तन का कपड़ा, सर पे जो टोपी पहनते हैं, वो जो कपड़ा बुना गया है वो भी किसी न किसी काफिर ने ही बनाया है। जो ये बंदूकें चलाते हैं, जो ये मिसाइल्स चलाते हैं, जिन गाड़ियों पे चलते हैं, ये इनका अपना कुछ भी नहीं है, काफिरों का है। कुरान, हदीस और सुन्नत के अलावा इनको कुछ नहीं मालूम है और यही कारण है इनकी बदहाली का। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ऐसे बदहाल लोग हैं जिनको बदहाली में अपना जीवन जीना इनका शौक बन गया है, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर आधुनिक लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो साथियों, हमारा आज का मतलब था कि आपको इस लड़ाई के विषय में कुछ समझाऊं, आपको समझ में आए, ताकि आपको अगर कोई बरगलाने की कोशिश करे तो आप उसे अच्छी तरह से समझा सकें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।